हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI टेक्नो इस लाइव पे। चलिए, मैं लेथ का ही पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो जिन्होंने पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, फिर से मैं बोलने नहीं जाऊँगा। तो मैं वही बोलूँगा आपको कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, देखिए। विच ऑफ दिस इज अ डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या बोलते हैं? जो आपको मेजर करने के बाद आपको संग संग रीडिंग दे दें। तो इन ऑप्शन में देखिए, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि मैं सारे को डिस्क्राइब करने गया, वीडियो बहुत सारे ऑप्शन को बताने गया तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर मैं बताने गया ट्राई स्क्वायर क्या है, स्ट्रेटेज क्या है, रिंग गेज क्या है, तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो मैं आपको जस्ट टॉपिक जस्ट छोटा छोटा बता देता हूँ। जो आपका स्टील रूल है वो आपका डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि आपको बुक्स में इनके बारे में डिटेल्स देंगे। मैं तो बस आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चंस क्या होंगे, उनके आंसर क्या होंगे वो बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पे सारे ऑप्शन का डिटेल्स बताने गया तो वीडियो भी बहुत लंबा होगा। क्या बोल रहा है 27, देखिए क्या है। लिस्ट काउंट ऑफ मेट्रिक माइक्रोमीटर। आपको पता होगा, मैं हर एग्जाम में, चाहे वो वर्नियर माइक्रोमीटर, मेट्रिक माइक्रोमीटर या माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर बोलिए, वर्नियर कैलिपर बोलिए, माइक्रोमीटर बोलिए, DTI बोले, सबके एक्यूरेसी एक ना एक कोई एक्यूरेसी पूछते रहते हैं। तो मेट्रिक माइक्रोमीटर की जो एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है, 0.01। तो 27 का आंसर ए होगा। 28 नंबर देखिए क्या बोलता है। वाइल फाइलिंग, क्लॉगिंग ऑफ टीथ ऑफ फाइल बाई चिप टेक प्लेस, दिस इज कॉल्ड। मीन्स बोला जाता है जब हम लोग फाइलिंग करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा चिप होता है वो हमारे जो फाइल के जो स्पेस होता है, तीत का स्पेस होता है, उसके बीच में अटक जाता है। तो ये इसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं? तो फाइलिंग, अगर ये केस फाइलिंग के हो तो फाइलिंग के केस में इसको हम लोग पिनिंग बोलते हैं। पिनिंग ऑफ चिप्स मीन चिप का अटकना। अगर यही बोलते हैं, अगर ग्राइंडिंग व्हील में जो चिप हमारा एब्रेसिव के बीच में फंस जाता है तो इसको हम लोग लोडिंग बोलते हैं। इसको हम लोग लोडिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन ए लोडिंग। और ऑप्शन बी बोलता है ड्रेसिंग क्या होता है। ड्रेसिंग भी बता दूं कि जब हमारे ग्राइंडिंग व्हील का जो फेस होता है जिससे हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं वो अगर शाइनी सरफेस हो जाता है, जो कि फिर मेटल को काटने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, तो इसे हम लोग ड्रेसिंग बोलते हैं। तो 28 के आंसर जो हमारा होगा वो होगा सी, पिनिंग। 28 के आंसर में क्या होगा, 28 का आंसर हमारा सी होगा, पिनिंग आंसर होगा। 29 नंबर देखिए क्या बोलता है। अ डबल कट फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग ऑन। एक डबल कट फाइल का प्रयोग हम लोग किस मेटल को फाइल करने के लिए करते हैं? तो हमारे ऑप्शन में देख लीजिए कि 3 ऑप्शन आपको ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, वुड, लेदर एंड ऑप्शन डी हार्डबोर्ड। इन तीनों को फाइलिंग करने के लिए हम लोग रेस्प कट फाइल का यूज करते हैं। तो हमारा जो 29 का आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, 29 का आंसर हमारा होगा सी, ठीक है। 30 देखिए क्या बोलता है। विच इज नॉट क्वालिटी ऑफ ए गुड कूलेंट। अच्छा प्रतिशत का कौन सा गुण नहीं होता है? ऑप्शन ए देखिए क्या बोला है, इट हैज हाई हीट एब्जॉर्ब प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी, इट हैज गुड लुब्रिकेंट क्वालिटी। ऑप्शन सी, इट इज ए केमिकली एक्टिव। ऑप्शन डी, इट इज ए हाई फ्लश पॉइंट, ठीक है। तो आपका जो एक कूलेंट जो होता है उसका मेन काम क्या है? उसका मेन काम होता है ताकि आपके जो टूल होता है काटते वक्त उसको ठंडा करना, आपके जॉब को ठंडा करना, आपके जॉब के सरफेस फिनिश को और अच्छा करना। आप मतलब उसका जो कलर हो वो इस तरह से हो ताकि आप जॉब को और टूल के पोजीशन को ठीक ठाक देख सकें, क्योंकि आप काटते वक्त आपके कूलेंट हाथ में भी लगते हैं, बॉडी पे भी गिरते हैं। तो उसको कोई ऐसा केमिकल ना हो जिससे वह आपके स्किन को खराब करे। तो देखिए यहाँ पे सी नंबर बोलते हैं इट इज केमिकली एक्टिव, मीन्स ये रसायन रूप से सक्रिय होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो 30 का आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। आपको पता होगा जनरली अलग अलग मेटल के लिए कूलेंट से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सॉल्युबल ऑयल कब कहाँ यूज होता है, केरोसिन कहाँ यूज होता है। तो इसे आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। 31 नंबर देखिए क्या बोलता है। व्हाट इज यूज्ड ऑन लेथ टू गिव डेप्थ ऑफ कट। मीन्स आपको लेथ पर गहराई में काटने के लिए आप किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा क्रॉस स्लाइड होता है, ठीक है। उसका प्रयोग करके हम लोग जो डेप्थ देते हैं किसी को काटने के लिए लेद में। तो 31 का आंसर जो होगा वो होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या बोलता है।
A special gear of 127 teeth and 60 teeth may be used in metric thread in lathe having British lathe screw. It is known as. अगर आपको मेट्रिक थ्रेड काटना हो, अगर आप ब्रिटिश लीड स्क्रू जो आपकी लेथ का जो लीड स्क्रू होता है अगर वो ब्रिटिश हो तो ब्रिटिश आप कैसे समझेंगे? अगर उसकी लीड, अगर उसकी पिच अगर दी और TPI है मीन्स थ्रेड पर इंच में, तो आपकी ब्रिटिश लीड स्क्रू होती है। तो अगर मेट्रिक थ्रेड काटना हो ब्रिटिश लीड स्क्रू में तो आपको पता होगा ट्रांसलेटिंग गियर 127 और 63 का यूज किया जाता है। तो मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा जहां मैं बता दूंगा आपको 127 127 डिग्री की 127 दांतों वाली गियर का यूज कहाँ किया जाता है और 63 वाली दांतों का यूज कहाँ ये किया जाता है। तो 32 का आंसर जो होगा सी, ट्रांसलेटिंग गियर। 33 नंबर देखिए क्या बोलता है। द फ्रंट फेस ऑफ द लेथ चक जो आर स्टेप्ड, द पर्पस ऑफ दिस स्टेप मीन्स बोलता है कि लेथ चक जा का जो फ्रंट फेस होता है, जो आपके जॉ होता है उसको इस पे स्टेप कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आपको पता होगा कि लेथ का जो चक होते हैं वो आपने अगर देखा हो, मैं आपको साइड भी बताता हूँ, तो जॉ जो होते हैं देखिए कुछ इस तरह से स्टेप करके आपके होते हैं। ठीक है, हर जॉ पे देखिएगा जो 4 जो चौक होते हैं या 3 जो चौक होते हैं वो ऐसे स्टेप करके होते हैं। तो ये स्टेप क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? तो ये स्टेप इसलिए प्रोवाइड किया है जब आप लार्ज डायमीटर के होल को, लार्ज डायमीटर के वर्कपीस को आप जब चाहे आपको इंटरनली पकड़ना हो मीन्स अंदर से पकड़ना हो या बाहर से, अगर अंदर से पकड़ना हो तो आपका कुछ जॉब आपको मैं डायग्राम बता कर दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर जॉब को आपको इसका यूज किया था बड़े साइज के जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। जब आपको जॉब को, बड़े साइज के जॉब को जब को इंटरनली पकड़ना हो, ठीक है, इंटरनली पकड़ना हो तो आप इस तरह इंटरनली पकड़ सकते हैं। अगर बड़े साइज के जॉब को आपको एक्सटर्नली पकड़ना हो, ठीक, इसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स कर देंगे तो कुछ आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कुछ आपका डायग्राम आपका कुछ ऐसा होगा जब आपको बड़े से को जब बाहरी सरफेस से पकड़ना, तो फिर इस तरह को इधर जॉब को इधर भी पकड़ सकते हैं और इधर भी पकड़ सकते हैं। तो जो हमारा होगा वो क्या होगा, 33 का डी, होल्ड लार्ज डायमीटर वर्कपीस। इन द स्केच ऑफ लेथ गिवन बिलो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज रिप्रेजेंट बाय, नीचे का डायग्राम में देख लीजिए ABC करके दिखलाया गया। तो बोल रहा है किस ऑप्शन में हमारा दो लेथ में सेंटर के डिस्टेंस को दिखलाया गया है। तो ऑप्शन ए पे देखिए, जो ए बना हुआ है यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये आपके बेड के लेंथ को पूरा दिखलाया गया है। ऑप्शन बी पे आपका देखिए दो सेंटर के डिस्टेंस को दिखलाया गया है। ऑप्शन सी देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम स्विंग डायमीटर ऑफ द जॉब ओवर बेड है। और डी पे जो दिखाया गया वो क्या दिखाया है, मैक्सिमम स्विंग डायमीटर ऑफ द जॉब ओवर कैरेज, मीन्स कितना बड़ा जॉब आपके बेड के ऊपर से घूम सकता है और कितना बड़ा जॉब आपके कैरेज के ऊपर से घूम सकता है। तो 34 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर वो हमें बी में दिखलाया गया है। 35 देखिए क्या बोल रहा है, द स्विंग डायमीटर ओवर बेड ऑफ लेथ इज डैश द हाइट ऑफ द सेंटर मेजर फ्रॉम द बेड, मीन्स बोल रहा है आपका कि बेड के ऊपर स्विंग व्यास बेड के मापित सेंटर की ऊंचाई का डैश होता है। तो बता दूं इसका जो होता है वो डबल होता है। आपका जो एक लेथ का हेड स्टॉक होता है, ये आपका हेड स्टॉक होता है, आप यहाँ पे एक सेंटर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका बेड है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्विंग डायमीटर क्या होगा आपका, ये एक सेंटर का डिस्टेंस, ये सेंटर का डिस्टेंस, ये सेंटर से जॉब बेड का डिस्टेंस और ठीक इतना ही जॉब का ऊपर की, यही होगा आपका। तो ये क्या होता है हमेशा जो होता है डबल होगा, किससे, इस डिस्टेंस के डबल आपका जॉब आप इसके घुमा सकते हैं। तो 35 का आंसर क्या होगा, बी होगा। 36 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, अ सीमेंटेड कार्बाइड कटिंग टूल वियर आउट फास्टर एट, अगर आपको सीमेंट कार्बाइड टूल से आपको
किसी चीज को काटना है तो आपको पता होगा जितना भी आपका जो कटिंग टूल्स होते हैं, जो जितना हार्ड मीन्स सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स जनरली जो मैं हार्ड मटेरियल को काटने के लिए यूज होता है, तो इनको अगर हमको अगर बहुत स्लो स्पीड में काटते हैं तो हमारे जो कटिंग टूल मटेरियल वो जल्दी घिसेगा और जल्दी खराब हो जाएगा। तो 36 का जो आंसर होगा वो होगा बी, स्लो स्पीड पे ये जल्दी वियर आउट होते हैं। 37 नंबर देखिए क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द लेद एक्सेसरी यूज टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर लॉन्ग सिलेंडर पीस। तो जो लेद में जो हमारे बड़े सर के सैफ्ट को सपोर्ट करने के लिए बिटवीन सेंटर पे एक स्टेडी रेस्ट मिलता है, ठीक है। तो जो हमारा स्टेडी रेस्ट क्या करता है, आपके बड़े साइड को सैफ्ट को आपको सपोर्ट देता है। 37 का आंसर क्या होगा, ए। 38 नंबर देखिए क्या बोलता है, विच ऑफ दिस ऑपरेशन कैन नॉट बी डन ऑन लेथ। इन क्रियाओं में से कौन सी क्रिया लेथ पर नहीं की जा सकती। ऑप्शन ए पंचिंग, ऑप्शन बी स्टेप टर्निंग, ऑप्शन सी ड्रिलिंग, ऑप्शन डी फेसिंग। तो जो पंचिंग की प्रोसेस है, पंचिंग कब किया जाता है, जब हम लोग किसी ट्यूब को सरफेसिंग करने के बाद उसको जिस प्रोफाइल में काटना हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर या कोई भी जॉब हो, तो उसको हम लोग मार्किंग कर कर पंच मारते हैं, ठीक है। तो ये पंचिंग जो हमारा होता है वो हम लेथ पर नहीं कर सकते हैं। 30 नंबर देखिए क्या बोलता है, 39 बोलना, अ लेथ टूल हैज अ फ्रंट क्लियरेंस एंगल ऑफ 8 डिग्री एंड बैक क्लियरेंस जो 80 है वो 8 डिग्री है और बैक क्लियरेंस जो है 15 डिग्री, तो वेज एंगल क्या होगा। तो मैं आपको एक टूल बनाकर दिखलाता हूं, ठीक है। ये आपका एक टूल है, ठीक है। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं फ्रंट क्लियरेंस एंगल। तो फ्रंट क्लियरेंस एंगल आपको 8 दिया हुआ है। इस एंगल को हम लोग, ये एंगल जो होता है इस एंगल को हम लोग बोलते हैं बैक रेक एंगल, जो कि आपको 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका टूल कुछ ऐसा होगा जिसको ग्राइंड करने के बाद आपको कुछ ऐसा शेप मिला होगा। तो ये एंगल टोटल 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री में से हम 8 और 15 को माइनस करेंगे, तो 90 में से 50 गया तो 75, 75 में से 8 गया तो आपका 67 हुआ। तुम्हारा वेज एंगल होगा वो कितना होगा, 67 होगा। वेज एंगल किसको बोलते हैं वो भी देख लीजिए, ठीक है। इस एंगल को हम लोग वेज एंगल बोलते हैं, ठीक है। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, वेज एंगल। वेज एंगल ये आपको हमारा जो बनते हैं, ये हमारा बैक रेक हुआ, ये हमारा क्या हुआ, फ्रंट क्लियरेंस एंगल। तो टोटल 90 डिग्री में से हम जब बैक रेक एंगल और फ्रंट क्लियरेंस को माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा। 40 नंबर देखिए क्या बोलता है, अ शाफ्ट रोटेटिंग इन अ बुश बियरिंग इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ। बोलता है अगर एक शाफ्ट पे आपका बुश बियरिंग रोटेट कर रहा है तो ये बेस्ट एग्जाम्पल किसका, आपका रनिंग फिट का। रनिंग फिट का ये बेस्ट एग्जाम्पल है। 41 नंबर देखिए क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन 700 H6G5 मीन्स बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो हमारा 100 H6G5 है ये का अर्थ क्या है। तो जो मैं बता दूं, जो 100 H6G5 है जो आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, 100 कैपिटल H6G5। तो मैं बताता हूँ 100 जो आपका होगा वो कंपोनेंट का बेसिक साइज को बताता है। जो आपका कैपिटल जो लेटर होता है ये होल के डेविएशन को बताता है, ठीक है। आपने होल का डेविएशन पढ़ा होगा, टोटल 26 होता है जो स्टार्ट होता है ABCD ऐसे करके होते हैं, जिसमें हम लोग जनरली I, L, O, Q, और W का यूज नहीं करते हैं। ये होल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाता है ये, ठीक है। ये होल का फंडामेंटल डेविएशन, ये होल का स्टैंडर्ड डेविएशन बतलाता है, ठीक है। ये शाफ्ट के लिए यूज होता है, और सॉरी ये 6 आपका ग्रेड ऑफ टॉलरेंस है। ये आपका 6 जो है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस है, और ये ग्रेड ऑफ टॉलरेंस आपका शाफ्ट का है। जो आपका ग्रेड ऑफ टॉलरेंस आपको पता होगा, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस टोटल 18 कितने होते हैं, 18। जो हमारा IT 01 से स्टार्ट होके अप टू IT 16 तक होते हैं, क्योंकि IT 01 फिर IT 00 फिर IT 01 से 16, टोटल देखिए यहाँ पे 16 हो गए, यहाँ 2 मिला के 18। तो 42 नंबर देखिए क्या बोलता है, सेवरल मशीनिंग टूल कैन बी कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल कंप्यूटर इन मीन्स बोलता है कि कौन से मशीन में बहुत सारे टूल को एक कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो आपको पता है CNC मशीन में
आपका जो होगा आपका सीएनसी मशीन, आपका जो आपका डीएनसी मीन डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन में आपका जो होगा आपके बहुत सारे टूल जो है था, एक सेंट्रल कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के द्वारा बहुत सारे टूल को कंट्रोल किया था। तो 42 का होगा सी। अब फिर से बता दूं 42 का आंसर जो होगा वो होगा सी। 43 नंबर देखिए क्या बोलता है, विच सीएनसी प्रोग्रामिंग इट इज गुड प्रैक्टिस टू प्रोग्राम अ रैपिड मोशन इन डैश एक्सिस एट अ टाइम। बोलता है एक्सिस एट अ टाइम रैपिड मोशन, क्योंकि आपको पता होगा लेद में आपके एक लेद में आपका दो एक्सिस पे काम होता है, ठीक है। लेद के दो एक्सिस पे काम होता है। एक मिलिंग मशीन में 3 एक्सिस पे काम होता है, लेद के 2 एक्सिस होते हैं, ठीक है। एक जेड एक्सिस पे, एक जेड एक्सिस और एक एक्स एक्सिस पे काम होते हैं, जेड और एक्स एक्सिस पे। मिलिंग मशीन में एक्स वाई जेड एक्सिस में बोल रहा है जब भी आपको रैपिड मूवमेंट करना हो तो हमेशा एक एक्सिस पे करिए। तो 43 का आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा 43 का आंसर। 44 नंबर देखिए क्या बोलता है, विच ऑफ दिस लेद रिक्वायर वेरी हाई स्किल फॉर ऑपरेटर। इसमें से इन चारों लेद में से कौन से लेद का यूज करते समय बहुत हाई ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। तो आपने कैप्स्टन या टरेट लेद पर देखा होगा कि उसमें टूल को जो होता है वो सेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, पहले से सेट की हुई होती है। तो हमारे जो सेंटर लेद में करने के लिए एक बहुत ही हाई स्किल ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो 44 का आंसर होगा वो हमारा होगा ए। 45 नंबर देखिए क्या बोलता है, विच ऑफ दिस लेद हैज द लोएस्ट डिग्री ऑफ ऑटोमेशन। नीचे दिए गए लेद में, नीचे के किस लेद में ऑटोमेशन की डिग्री न्यूनतम होती है। ऑप्शन ए सेंटर लेद, ऑप्शन बी कैप्स्टन लेद, ऑप्शन सी टरेट लेद, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस हैव सेम लेवल ऑफ ऑटोमेशन। तो आपको जो सेंटर लेद होती है उसमें ऑटोमेशन की ये कम होती है। तो हमारा 45 का आंसर क्या होगा ए। 46 नंबर देखिए क्या बोलता है, टरेट हेड ऑन ए टरेट लेद इज जनरली माउंटेड ऑन। बोलता है जो टरेट लेद में आपका जो टरेट हेड होता है वो आपका कहाँ पे माउंट किया जाता है। तो आपको पता होगा कि आपका जो टरेट हेड होता है वो टरेट लेद में आपका जो सैडल पे माउंटेड किया जाता है। तो 46 का आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा। 47 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, साइनाइड मेथड इज अ वे ऑफ डैश हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो आपको पता होगा कि हमारे जब केस हार्डनिंग करते हैं, मैंने इससे पहले भी हीट ट्रीटमेंट का चैप्टर जब लिया है तो मैंने बताया है कि जब हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं तो इस प्रोसेस में हम लोग साइनाइडिंग का यूज किया जाता है। तो 46 का जो हमारा आंसर होगा 47 का होगा सी होगा। 48 नंबर देखिए क्या बोलता है, इंस्पेक्शन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एश्योर दैट। निर्माण के समय निरीक्षण क्या सुनिश्चित करता है। निर्माण के समय पर आपके प्रोडक्शन के समय जो आपका इंस्पेक्शन आपको ये सुनिश्चित कर रहा है जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो आपको जो जिसने आपने स्पेसिफिकेशन जो दिया है बनने के लिए वो उसी मानक पे बन रहा है। तो 48 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा क्या होगा बी। 48 का आंसर क्या होगा बी। 49 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ बॉल बियरिंग प्रिवेंट्स द बॉल फ्रॉम बम्पिंग इनटू ईच अदर। मीन्स बोलता है बॉल बियरिंग का कौन सा पार्ट जो है वो ये करता है कि एक सर आपको पता होगा फ्रिक्शन बियरिंग एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। तो मैं बियरिंग पर आऊंगा तो आपको पता होगा फ्रिक्शन बियरिंग क्या है और एंटी फ्रिक्शन बियरिंग क्या है। तो आपने जब आपने बॉल बियरिंग देखा होगा तो आपने देखिए आपने एक चीज ये नोटिस किया होगा, ठीक है, ये एक बॉल से दूसरे बॉल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये मैंने फ्रंट व्यू दिखाया गया, मैं साइड व्यू अगर दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह के कुछ बने होते हैं केजेस की तरह, ठीक है, ऐसे करके कुछ केजेस की तरह बने होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बॉल्स रहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग आउटर रेस बोलते हैं, ठीक है, इसको इनर रेस बोलते हैं। तो बॉल जो होते हैं एक दूसरे से अलग हमारे किससे इनर रेस और आउटर रेस जो होते हैं। तो 49 का आंसर देखिए हमारा यहाँ पे 49 का आंसर क्या हो गया होगा सी होगा। 50 नंबर देखिए क्या बोलता है, द लोड अप्लाइड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बियरिंग आर कॉल्ड। अगर आपका लोड जो होगा दो तरह के लोड आपका, ठीक है, आपके बियरिंग आपका समझिए एक बियरिंग है, दो तरह पे लोड पड़ते हैं, ठीक है।
ये आपका द लोड अप्लाइड पैरेलल टू द एक्सिस, जब आप एक लोड अप्लाइड किया था जिसका एक्सिस और आपका बेयरिंग का एक्सिस दोनों पैरेलल होता है, तो इस तरह के लोड को हम लोग थ्रस्ट लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट लोड। तो 50 का आंसर जो होगा वो होगा ए। इसके साथ ही जो लेथ एमसीक्यू का पार्ट सेकंड भी खत्म होता है। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपकी जब भी कोई भी नया वीडियो आए तब को उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे।